बहुत से लोग ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल से एसोसिएट करते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली सर्कल से जुड़ा हुआ है। और ये देखेंगे हम लोग जब समझेंगे इस जर्नी को कि आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री और स्पेसिफिकली कहें तो साइन टेबल को कैसे इन्वेंट किया था। इसके पहले हम लोग को बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आर्यभट्ट के साइन की अंडरस्टैंडिंग और मॉडर्न साइन में क्या अंतर है। मॉडर्न साइन एक रेशियो है जो कि हर एंगल के लिए हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे 30 डिग्रीज के लिए साइन की वैल्यू है 0.5। पर आर्यभट्ट का जो साइन है जिसे वो जया वर्ड से डिनोट करते थे, वो एक फिजिकल लेंथ है। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। आर्यभट्ट को इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे, तो उनको चाहिए था कि वो प्रिडिक्ट कर पाएं कि कब एक्लिप्स यानी ग्रहण हो रहा है। यहाँ पर हम देखें कि जैसे ही मून मूव कर रहा है इन येलो लाइन से बने रीजन में, तो उसमें इक्लिप्स होगा, और जब वो सेंटर से पास करेगा तो एकदम रेड मून हो जाता है। आर्यभट्ट चाहते थे कि जैसे ये मून मूव कर रहा है तो इस एंगुलर मूवमेंट को देखकर वो बता सके कि उस समय कितना वर्टिकल वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मून मूव कर रहा है, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर येलो कलर का जो ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, जब तक मून इस रेड रीजन के ऊपर होगा तब तक मून पर एक्लिप्स नहीं होगा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स एक्चुअली कहें तो एक ही टर्म याद रखना होगा जो कि बार बार आता रहेगा। जो टर्म है जया, जया कहते हैं बो स्ट्रिंग को। यहाँ पर जैसे ये सर्कल का कॉर्ड है तो इस फुल कॉर्ड को हम लोग जया कहते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे एक बो है ऑरेंज कलर का, और यहाँ पर बो स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये कॉर्ड है जो, और अर्ध जया यानी हाफ ऑफ द फुल कॉर्ड, हाफ बो स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। आप इसे येलो कलर का हाफ बो स्ट्रिंग देख सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि लोग अर्ध जया को शॉर्ट कर दिए और सिर्फ जया शब्द से ही डिनोट करने लगे, तो जया ही हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है, जिसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं और जिसे आर्यभट्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आर्यभट्ट क्या करते हैं कि सबसे पहले वो इस सर्किल को फिर से रीडिफाइन करना शुरू करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो एंगुलर मूवमेंट से बता सके कि एक्चुअली सर्कल पर कितना आर्क मूवमेंट हुआ है। तो वो एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कहते हैं 60 आर्क मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री। फिर वो क्या करते हैं कि पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि ये टोटल 21,600 आर्क मिनट्स का मूवमेंट है, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया 21,600। आर्यभट्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम लोग कह पाएंगे कि ये जो एंगुलर मूवमेंट हो रहा है उससे एक्चुअली कितना फिजिकल यूनिट आर्क लेंथ कवर हो रहा है सरकमफ्रेंस पे। अब अगर कोई कहेगा 200 आर्क मिनट्स का एंगुलर मूवमेंट हुआ है, तो वो बता सकता है कि सर्कल पर एक्चुअली 200 आर्क लेंथ कवर किया गया है। एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्यभट्ट का 1-to-1 सिस्टम है। वो चाह रहे हैं कि ये जो एंगुलर रोटेशन हो रहा है उसको वो एक फिजिकल लेंथ में बता सकें। जैसे यहाँ पर एक आर्क मिनट अब एक फिजिकल यूनिट ऑफ आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आगे देखें तो 225 आर्क मिनट कवर कर रहा है, तो ये उस एंगुलर मूवमेंट के इक्वल है। उसी तरह जब 1000 मिनट्स का एंगुलर मूवमेंट हो रहा है तो वो एक्चुअली सर्कल पर 1000 आर्क लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग को आर्क लेंथ तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उसके जस्ट नीचे का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पता चले, जिसे जया लेंथ बोलते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का जो जया लेंथ है हम लोग को वो चाहिए, क्योंकि वही पता होगा तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग जो शैडो का रीजन है उससे ऊपर है या शैडो के रीजन में हम लोग का मून आ चुका है। तो जब वो अपना 1-to-1 सिस्टम बना लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अब उस सर्किल का हमको रेडियस फाइंड करना होगा। रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको सरकमफ्रेंस पता है तो आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए रेडियस के लिए। और आर्यभट्ट को पाई की वैल्यू पता थी। वो कैसे? उन्होंने पहले से ही पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। वो कहते थे कि 100 में 4 को ऐड करो, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आए उसको 62,000 में ऐड कर दो। जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा एक्चुअली वो सरकमफ्रेंस होगा उस सर्कल का जिसका डायमीटर होगा 20,000। आर्यभट्ट ने अपने ज्योमेट्री और ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ को फाइंड किया था।
अब आप सोच सकते हैं कि 62,000 ही क्यों चूज़ किया, तो आर्यभट्ट ने इसके बारे में कुछ स्पेशल लिखा नहीं है एक्चुअली। एनीवेज, जब हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो ये पाई की 4 डेसिमल प्लेसेस तक सही वैल्यू है, जो कि उनके टाइम के लिए बहुत इंप्रेसिव थी। यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल गई पाई की 3.1416। अब वो क्या करते हैं कि पाई की इस वैल्यू को उस सर्कल में प्लग कर देते हैं जिसका रेडियस हम लोग को निकालना है, जिसका टोटल सर्कमफ्रेंस है 21,600। जब वो ऐसा करते हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 3437 पॉइंट समथिंग की। तो नेक्स्ट इंटीजर ले लेते हैं और वो आता है 3438। तो अब उनका ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया कि उन्होंने 1-to-1 सिस्टम बना दिया और उस सर्किल का रेडियस भी पता कर लिया। तो इस 1-to-1 सिस्टम को बनाने के बाद आर्यभट्ट को एक ऐसे एल्गोरिदम की ज़रूरत थी जो हर एक एंगुलर पोजीशन के लिए उसके नीचे का वाई कोऑर्डिनेट बता सके। अब आर्यभट्ट इस प्रॉब्लम को अगर ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते तो ये एफिशिएंट नहीं होता कि वो हर एंगल के लिए ड्रॉ कर करके उसके नीचे का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब जानने के पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग का जो ये जया शब्द है वो आज के मॉडर्न साइन में कैसे चेंज हुआ। तो कुछ इस तरह से कि जया संस्कृत था, फिर जब ये अरब स्कॉलर्स के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको जीवा या जेब लिखा, फिर ये मॉडिफाई होते होते जैब बन गया जिसको हम लोग पॉकेट कहते हैं। फिर जब ये लैटिन में ट्रांसलेट हुआ तो उसे साइनस बोला गया, जो कि पॉकेट या कर्व के लिए ही एक वर्ड है, और फिर हम लोग को साइन मिलता है जो हम लोग आज यूज़ करते हैं। तो एनीवेज वापस आते हैं। आर्यभट्ट का अब अगला स्टेप था कि वो एक एल्गोरिदम बनाना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा एल्गोरिदम बनाने से पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाया जाए। वो क्या करते हैं कि सेंटर से 30 डिग्रीज ऊपर की ओर 30 डिग्री नीचे की ओर मूव करते हैं और रेडियस को डालते हैं। दोनों साइड रेडियस ड्रॉप होता है तो सेंटर पर टोटल एंगल हो जाता है 60 डिग्रीज। इससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर पर टोटल एंगल 60 डिग्रीज का है और यहाँ दो रेडियस हैं, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि दो रेडियस दोनों साइड्स इक्वल हैं। इससे पूरा ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है जिसका एक साइड रेडियस है, जिसकी वैल्यू है 3438। यानी जो पूरा कॉर्ड है ये, उसकी वैल्यू भी 3438 ही होगी। अब सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पर ड्रॉप करता है तो उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी जो जया लेंथ है वो कितना हो जाएगा, जया ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 3438 का हाफ, जो कि है 1719। अब आर्यभट्ट को ये पता चल गया ज्योमेट्रिकली कि जया 30 डिग्री का लेंथ होता है 1719। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब वो एक एल्गोरिदम जो बिल्ड करेंगे उसमें चेक करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। अगर उनके एल्गोरिदम से भी 30 डिग्रीज की जया वैल्यू 1719 आएगी, मतलब उन्होंने सही चीज़ बिल्ड की है। अब अपने एल्गोरिदम को बिल्ड करने के लिए वो एक क्वाड्रेंट लेते हैं 90 डिग्रीज का और उसको वो 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि 24 नंबर ही क्यों चुना गया है? तो एक्चुअली वो किसी भी पार्ट में आप डिवाइड करें इस क्वाड्रेंट को, मैथ्स तब भी ट्रू रहेगा, मैथ्स काम करेगा। पर ये जो 24 का चुनाव ये एस्ट्रोनॉमिकल रीजन्स के चलते हैं। एनीवेज, जब वो 90 डिग्री को 24 से डिवाइड करते हैं तो एक छोटा एंगल 3.75 डिग्रीज का बन रहा है। उस 3.75 डिग्रीज को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके आर्क मिनट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जो हो जाता है 225 आर्क मिनट्स। अब इस छोटे से 225 आर्क मिनट्स को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो ये छोटा एंगल है, तो हम लोग देखेंगे कि क्योंकि ये बहुत ही छोटा आर्क है तो हम इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वल ले सकते हैं। यानी उस पॉइंट पर जब हम लोग जया लेंथ ड्रॉप करेंगे वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जो S1 की वैल्यू होगी, यानी जो जया लेंथ की वैल्यू होगी, वो आर्क के लेंथ की वैल्यू के इक्वल ही हो जाएगी। यानी हम लोग का पहला जो रेफरेंस जया लेंथ होगा S1 3.75 डिग्रीज के लिए, वो हो जाएगा 225। अब आर्यभट्ट क्या करते हैं, उन्होंने एक रिकर्सिव एल्गोरिदम दिया। उन्होंने कहा कि अगर नया जया वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी SN, जया वैल्यू को वो SN से डिनोट करते हैं, तो पुराने जया वैल्यू में डिफरेंस ऐड करो। उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंस DN निकालना है उसके लिए पुराने डिफरेंस में से पुराना जया वैल्यू को 225 से डिवाइड करके माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे आप अगर ध्यान दो तो आर्यभट्ट यहाँ पर एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज, तो उन्होंने इसे कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले तो हम लोग का पहला D1 हो गया 225, क्योंकि D1 और S1 यहाँ पर इक्वल होगा। अब हम लोग को D2 चाहिए, तो D2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे?
225 लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, चूँकि पुराना S1 क्या है 225 डिवाइडेड बाय 225, तो हम लोग को D2 आ जाएगा, जो सेकंड डिफरेंस है वो आ जाएगा 224। अब हम लोग को S2 चाहिए, यानी 7.5 डिग्री के लिए JR लेंथ निकालना है। ये 7.5 डिग्री कैसे आया, 3.75 हम लोग का सबसे छोटा एंगल है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे 7.5 डिग्री आता है। तो इसके लिए हम लोग को जब JR लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो जो पुराना JR का लेंथ है यानी S1 225 है, उसमें हम लोग जो नया डिफरेंस हम लोग निकाले हैं D2 224, उसको ऐड करेंगे तो आ जाता है 449। तो यहाँ पर हम लोगों को 7.5 डिग्री के लिए एक फिजिकल वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई है 449। ये वाई कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए था, तो फिर से याद करिए, अगर ये पता होगा तो हम बता पाएंगे कि मून एक्लिप्स रीजन के बाहर है या अंदर। इसी तरह से अगला एंगल, जैसे 3.75 में आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 11.25 डिग्रीज है, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि S3 की वैल्यू क्या आती है। तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आप देख सकते हैं कि 671 आती है यहाँ पर S3 की वैल्यू, जो कि JR लेंथ की वैल्यू है। यहाँ पर आप विजुअली देख भी सकते हैं कि कैसी आर्क लेंथ बढ़ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट क्लियर होता जा रहा है। इसी रिकर्सिव एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए जब वो 30 डिग्री तक पहुँचते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है जो कि है 1719। और यही वो प्रूफ था जिसने आर्यभट्ट को बताया कि उनका एल्गोरिदम बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि इस चीज़ को पहले ही उन्होंने ज्योमेट्रिकली देख लिया था। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि मॉडर्न साइन अभी तक कहाँ है, तो ये एक्चुअली आपके आंखों के सामने ही है। जैसे ही आप 1719 को सर्कल के रेडियस 3438 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आती है जो कि है 0.5, जो कि मॉडर्न साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। ओके, तो आपको किसी भी एंगल के लिए मॉडर्न साइन की वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन ऑफ 60 डिग्री निकालनी है, तो आप क्या करो, उस एंगल की जया वैल्यू निकालो और उसको 3438 जो कि रेडियस है उसे डिवाइड कर दो। आर्यभट्ट ऐसे ही हर एंगल के लिए जया वैल्यूज कैलकुलेट करते गए। 90 डिग्री के लिए जया वैल्यू क्या आया, खुद रेडियस के इक्वल 3438। इसी मोमेंट पर आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सर्कल्स पर कितनी परफेक्टली काम करती है। अगर वो ट्राइंगल्स पर आता तो 90 डिग्री के केस में चीज़ें ब्रेक होने लगती। आर्यभट्ट के पास ये पूरा कंप्लीट साइन टेबल था। अगर आपको उस एंगल के लिए मॉडर्न साइन की वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने बताया, तो आप हमेशा उसमें 3438 से डिवाइड करो। जैसे 45 डिग्री के लिए यहाँ पर जया वैल्यू है 2431, इसमें 3438 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.707, जो कि साइन 45 डिग्री 1/√2 की वैल्यू है। ओके, अब आर्यभट्ट को ये पता चल गया कि वो एक्लिप्स को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे। जब भी जया की लेंथ यानी वाई कोऑर्डिनेट एक्लिप्स का रेड रीजन शैडो विड्थ है जो उससे कम होगी तो एक्लिप्स हो जाएगा। उनका काम एस्ट्रोनॉमी में था, तो उन्होंने इस मैथ्स को उठाया और अपने एस्ट्रोनॉमिकल इंजन में प्लग इन कर दिया। इसके बाद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री डेवलप करने में, क्योंकि उनका काम जो मेनली था वो एस्ट्रोनॉमी में था। पर अब जो ये मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री का अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ से ये नॉलेज जब अरब्स के पास गया गोल्डन इस्लामिक एज में, जैसे अल बतानी और कुछ और भी जो स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जो रेडियस 3438 है, क्यों ना इसको हम लोग स्केल डाउन करके 1 कर दें। उनको ये आइडिया क्यों आया, क्योंकि वो लोग ग्रीक्स के सिमिलरिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को जानते थे। दूसरा, उनको एक दिक्कत भी होती थी, आर्यभट्ट का टेबल यूज करते वक्त उन्हें बार बार 3438 से डिवाइड करना पड़ता था जब वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस टाइप की चीज़ों को सॉल्व करना चाहते थे। फिर उनको रियलाइज हुआ इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये बड़ी वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो ये रेशियो। तो उन लोगों ने रेडियस को 1 पे स्केल डाउन कर दिया, जिससे हमें हमारा मॉडर्न यूनिट सर्कल मिल जाता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब ये जो ये जया लेंथ थी वो खुद ही साइन बन गई, क्योंकि जब रेडियस 1 हो गया तो फिजिकल लेंथ ही साइन की इक्वल हो गई। ओके, जिससे आर्यभट्ट जया कहते थे। तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, चूंकि अब 1 है क्योंकि रेडियस 1 हो गया है, तो साइन थीटा ही अपोजिट की इक्वल हो गई। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री इवॉल्व हुई है। ग्रीक्स ने फुल कॉर्ड यूज किया पर वो बहुत ही मेसी था, बहुत दिक्कत होती थी। आर्यभट्ट ने हाफ कॉर्ड और अपना पावरफुल रिकर्सिव एल्गोरिदम यूज किया। इस्लामिक स्कॉलर्स ने रेशियो पर फोकस करके मॉडर्न साइन को डेवलप किया। तो दोस्तों, यही थी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी जर्नी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ट्रिग्नोमेट्री पर एक और वीडियो आएगी बिगिनर्स के लिए, जिसमें मैं इसको एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करूँगा। अगर आपने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तब भी शायद आपको ये इंटरेस्टिंग लगे।
उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पर धीरे-धीरे और भी डीप विजुअल वीडियोस मैं बनाने का कोशिश करूँगा। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको।